नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 माह का जो अंक है वो आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस अंक में दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स दिया गया है। उसी क्रम में मैं पहले भी इसके कई अंकों को वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो अंक जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 इस नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें छोटे छोटे वीडियो 5-7 मिनट से लेकर के 20-22 मिनट तक के जैसा जो सब्जेक्ट है, जैसा जो टॉपिक है उस पर वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया है। उनको आप देखिए, आपका दिसंबर 2024 का करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसी क्रम में आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, दिसंबर माह में जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो उनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे उनको आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा, उनका पूरा डिटेल बताऊंगा, उनका विश्लेषण करूंगा। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट नियमित रूप से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भूटान नरेश की भारत यात्रा। ये है हमारा पहला टॉपिक। 5-6 दिसंबर 2024 को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेटसन पेमा वांगचुक, ये जो भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री तथा भूटान के नरेश ने विकास सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को शामिल करने वाले द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष किया। अर्थात दोनों लोग इस पर सहमत हैं कि दोनों देशों में अच्छे से संबंध डेवलप हो रहे हैं। इसमें दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने, प्रगति की समीक्षा की, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी पहल पर विचारों का आदान प्रदान किया, जो भूटान के विकास को गति देने और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंधों को मजबूत कराने के लिए भूटान नरेश की एक जो है दूरदर्शी परियोजना है। प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भूटान में आर्थिक विकास के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराई और 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भूटान को भारत द्वारा दिए जाने वाले जो विकास समर्थन है, जो फंड है, उसको दुगना करने की घोषणा कर दी है। दोनों देशों ने जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग के महत्व को दर्शाया तथा पुनात सांगछू 1 जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे कि 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों देशों के अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी जो है इस पर बातचीत की गई। इसके अलावा जो स्टेम विषय हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन विषयों पर जोर देने के लिए भी शिक्षा क्षेत्र में आपसी बढ़ते हुए सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। भारत के लिए भूटान का महत्व क्या है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर जो हमारे उस तरह के क्वेश्चन हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, उसके अलावा जो मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अप्रैल 2024 में भूटान की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने जो है भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो से भी सम्मानित किया गया था। भूटान की जो रणनीतिक स्थिति है, चीन और भारत दोनों के साथ सीमा साझा करने के कारण भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी हो जाती है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूटान में जल विद्युत संसाधनों की प्रचुरता है और वहां से बिजली जो है भारत में आ सकती है। इसके अलावा दोनों देशों का अपना जो है साझा हिमालयी परिस्थिति तंत्र है, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन पर मिलकर के काम कर सकते हैं। तो भूटान भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन की तरह काम करता है। भारत के लिए भूटान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन के BRI सहयोग ढांचे पर नेपाल सहमत हो गया है। यह है हमारा दूसरा मुद्दा। ये चिंता का विषय है, जहां भूटान के साथ सब कुछ अच्छा था वहीं नेपाल के साथ अच्छा नहीं है। 4 दिसंबर 2024 को नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की बहुप्रतीक्षित रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए। अब नेपाल की जो परियोजनाएं हैं उनमें आर्थिक सहयोग चीन जो है अपना आर्थिक सहयोग करेगा। नेपाल और चीन में 2017 में ही जो BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके तहत एक ही परियोजना
लागू नहीं की जा सकी। अब इसके बाद जो है ये बीआरआई के अंतर्गत जो है नेपाल में नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। बीआरआई सहयोग रूपरेखा समझौते में क्या क्या शर्तें हैं इसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसकी शर्तें मैं बता देता हूं आपको। इसमें बहुत ज्यादा ब्याज दर पर जो है नेपाल को ऋण दिया जाएगा, पैसा उपलब्ध कराया जाएगा प्रोजेक्ट्स के लिए। वो पैसा जो है चीन के जो बैंक है वो उपलब्ध कराएंगे। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा और नेपाल की कंपनियां ही उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगी। और जब नेपाल उन पैसे को नहीं चुका पाएगा तो कहीं पर जो एयरपोर्ट है या जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर चीन कब्जा कर लेगा। यही इसमें शर्तें दी गई होंगी। दोनों देशों ने ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को विकसित करने, सड़क, रेलवे, विमानन, बिजली ग्रिड में बुनियादी ढांचे में सुधार करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। ये बीआरआई है क्या? वर्ष 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रूप में शुरू की गई परियोजना का जो लक्ष्य है भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। अर्थात पूरे एशिया को वो यूरोप से जोड़ना चाहती हैं और अलग अलग देशों में होकर के सड़कें और जो समुद्री रास्ता है वो निकालेंगे, लेकिन लाभ इसमें किसी और देश को कम होगा, पूरा लाभ जो है चीन को होगा। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में वृद्धि, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है और मैरीटाइम सिल्क रोड जो एक समुद्री मार्ग है इसको फिर से विकसित करना, ये बीआरआई का जो है लक्ष्य है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? नेपाल में चीन का जो आर्थिक प्रभाव है वो अगर लगातार बढ़ता है तो भारत का जो यहाँ पर प्रभाव है वो कम हो जाएगा। भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अर्थात नेपाल जो है भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को आयात और निर्यात करता है। जो ऊर्जा व्यापार में भी निवेश कर रहा है भारत, और चीन से निकटता की स्थिति में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते, ये सभी जो है प्रभावित होंगे। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा दूसरा भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा संवाद। 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत यूके के बीच दूसरी 2+2 विदेश और रक्षा संवाद आयोजित की गई। प्रथम भारतीय और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद जो है अक्टूबर 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगले साल ये जो है 2+2 विदेश और रक्षा संवाद वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। ये विदेश और जो रक्षा मंत्री की वार्ता होती है 2+2 जो विदेश और रक्षा संवाद है ये उससे अलग है। इसमें 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री संवाद में एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है भारत के प्रधानमंत्री और यूके के बीच में आयोजित शिखर सम्मेलन बैठक के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण मंच है। इसमें 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री संवाद आयोजित नहीं करता है। संवाद के प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसमें भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण आयाम पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच गतिशील साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सतत सहभागिता पर बल दिया गया। इसमें जो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल थे वो भारत यूके की जो रोड मैप 2030 के तहत प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग के नए नए क्षेत्रों की पहचान की गई और फिर से उसमें साझेदारी को सक्रिय करने पर बल दिया गया। चर्चाओं में जो प्रमुख प्राथमिकता थी उसमें था कि आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, लाभकारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर ध्यान केंद्रित करना, साइबर और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, महत्वपूर्ण उभरती तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग करना, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक और जनसंपर्क संपर्कों को बढ़ाना। इन सभी चीजों पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है निलंबन कर दिया गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से वह भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते में मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को निलंबित कर देगा। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? जो भारतीय करदाताओं को दिए जाने वाले लाभांश पर जो कर की दर 5% से बढ़कर 10% हो जाएगी, इससे जो भारतीय करदाता हैं उनको नुकसान होगा। इसका यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ पे होने वाले निवेश पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही वहां पर वो 10% कर जो रेट है उसके अधीन है। स्विट्जरलैंड ने स्पष्ट किया कि वहां परिचालन करने वाली भारतीय कंपनी अभी भी DTAA के अन्य प्रावधान जैसे रॉयल्टी, तकनीकी सेवा शुल्क पर कर राहत का लाभ उठा सकती हैं। ये जो है दोहरे कराधान परिहार समझौता, ये है क्या? तो ये एक प्रकार का ऐसा समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच एक संधि की जाती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? एक देश में अर्जित आय पर 2 बार कर लगने से रोकना है। मान लीजिए एक भारतीय कंपनी है, जब वो स्विट्जरलैंड में अपना कुछ बिजनेस करती है, वहां से लाभ कमाती है, तो स्विट्जरलैंड भी उस पर टैक्स लेगा, और जब वो पैसा भारत में आएगा तो भारत सरकार भी उस पर टैक्स लेगी। तो इस प्रकार के जो दोहरे कराधान है, इससे बचने के लिए इस प्रकार के नियमों को लागू किया जाता है। ये निलंबन किया क्यों गया है? इसमें 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि यदि किसी देश ने संगठन में शामिल होने से पहले उसके साथ कर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो OECD में शामिल होने पर MFN खंड, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो हिस्सा है, वो लागू नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि DTAA को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता। तो स्विट्जरलैंड ने, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था, इसके कारण उन्होंने MFN को जो है सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो खंड है, यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। देशों की संधि के अंतर्गत अन्य सभी पक्षों को अनुकूल कर दर शर्तें प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह गारंटी देता है कि व्यापार या कराधान मामलों में किसी भी देश के साथ अन्य की तुलना में कम व्यवहार जो है नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों कथन सही हैं, और जो ये दूसरा कथन है, ये फर्स्ट की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। इसका ए जो पॉइंट है वो सही है। तो चलिए मित्रों, ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला वीडियो था वो इतना ही। कल मैं इस पर और भी जो इसके आगे का जो हिस्सा है उसको वैश्विक मुद्दों वाला जो वीडियो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।